वालेकुम। क्या हाल है सबका। अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में ढेरों आसानियाँ पैदा करें, खुश रहें, आबाद रहें। जनाब 3 दफ़ा मैंने व्लॉग शुरू किया बनाना, लेकिन बीच में डोर बेल हो जाती है। तो गुस्सा तो मैं बहुत करके मैं कहूँ तो बाहर गया ना तो उतर टप के आएगा। अच्छा जनाब, बात ये शेयर करने लगी थी, दिखा देती हूँ शक्ल। ये देखें, मैं उठाना नहीं चाह रही, हिम्मत नहीं है बाहर चुकड़ दी। अच्छा, मैं ना आपसे आज काफ़ी चीज़ें मैंने शेयर की। दैट्स ट्रू है कि मैंने की और मेरी जितने भी यहाँ पे मूव कर रहे हैं ना ब्लॉगर्स वगैरह, पहले मैं इस बार की तरफ आती हूँ जो मैंने आपसे शेयर किया ना बातें। देखिए, ये दैट्स ट्रू है और मैंने ज़िंदगी में बहुत देर से कुछ बातें सीखी हैं। सबसे पहले तो मैंने ये देर से सीखा है कि ज़िंदगी में ये जो राज होते हैं ना, बहुत ज़्यादा अपने आप को घुट घुट के रखना, घुट घुट के, ये जो इंसान एंड पे आके ना बड़ा गंदा फटता है। जो इंसान अपनी भड़ास गुस्से से या बोल कर या शोर कर कर या रो कर निकाल लेता है ना, वो ठीक रहता है। ये मेरा ज़ाती तजर्बा है। अब मैं जब डॉक्टर्स के पास मूव कर रही थी, जो मेरे पर्सनल डॉक्टर हैं, मतलब जो मुझे ट्रीट कर रहे हैं, उन्होंने मुझे एक और डॉक्टर रेफ़र किया, तो मैंने उन डॉक्टर के पास गई। तो वो उन्होंने मुझसे बात की सारी, उन्होंने मुझसे हिस्ट्री पूछी। तो जनाब मैंने बता दी, जो भी थी बात सच थी, जो उनको रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने बता दी। उन्होंने साथ एक बिठाई हुई थी क्लिनिकल, वो क्या होती है साइकोलॉजी, जो आपकी काउंसलिंग करती है। अच्छा, ना तो डॉक्टर को समझ मेरी आई, ना वो काउंसलिंग वाली को समझ आई। डॉक्टर, मैं सही लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर गलत होंगे तो ना मुझे माफ़ करे। डॉक्टर मुझे पर्सनली देख के इंस्पायर हो चुका था। मैंने फ़ील किया कि उसने मेरे साथ कोई ऐसी बात नहीं की कि मैं वो मतलब जो पूछनी चाहिए थे इसको, ये कह लेंगे। वो मतलब वो साइकाइट्रिस्ट था, तो उसने ज़ाहिर ऐसी बातें की करनी चाहिए थी मेरे साथ, जो डॉक्टर ने रेफ़र की थी। क्योंकि मेरा हेडेक था, मुझे रोना बहुत आता था, मुझे नींद डिस्टर्ब थी। अच्छा जनाब, वो उस तरफ आया ही कोई नहीं। उसने मुझे ये पूछना शुरू कर दिया कि आपके घर के, मतलब घर के बारे में पूछा, हस्बैंड, बच्चे, ये वो फलाना, हज़ी स्टोरी सुना देती सच्ची सच्ची। अच्छा जी, उसने मुझे कहा कि आप ना साथ हो। अच्छा, वो काउंसलिंग के मुझे बाद में पता चला कि 700 रुपया वो काउंसलिंग वाली को भी देना था। मुझे बाद में पता चला, मुझे नहीं पता था कि वो इतना बिल वहाँ क्यों बन गया। मैं वो सोचती भी रही, यार इतना बिल क्यों बन गया। ना देती कोई दवाई ये थे, ना कोई टेस्ट मैंने करवाया, 7-8 हज़ार रुपया उसने बना लिया वहाँ पर। अच्छा, वो काउंसलिंग वाली से मैं बात करी थी, तो जनाब यकीन करें, उससे अच्छी काउंसलिंग तो मैं खुद कर रही थी। इसी बात करनी इसलिए ज़रूरी मैंने कि समझी कि यकीन करें, हमें आधे से ज़्यादा वो जो होता है ना, एक कहा जाता है कि शायद मुझे टेंशन है, मुझे नींद नहीं आ रही, डिस्टर्ब है। हमारे पास होता है कि नहीं, इन्हों कोई मसला ही है, टेंशन है तो नींद नहीं आ रही। यकीन करें, वो डॉक्टर बेचारे ने ऊपर लिखा भी कि ना तो आपको एग्जाइटी है, ना आपको डिप्रेशन है, ऐसा कोई सिम्टम्स नहीं है। नींद डिस्टर्ब होना एक, मतलब उसने मुझे काफ़ी वजूहात बताई। लोग सराउंडिंग्स पे जब जाते हैं ना, आपके घर का माहौल ये वो, मैं कहनी हूँ कितों मैं बदला, मतलब कार में कितों बदला, बंदे कितों बदला सारे, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। बट मेरा पर्सनल डॉक्टर ने मुझे कहा कि, और उस समय वैसे भी खा नहीं सकती थी ये जो टैबलेट्स होती हैं ना डिप्रेशंस की, ये मेरे लिए बड़ा मसला बन जाता है। तो बहरहाल मेरा जो अपना डॉक्टर था, मैं उनके पास गई ना, तो उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें इसीलिए तो भेजा था कि तुम मेरा सर खाती हो कि मुझे डिप्रेशन है, मुझे एग्जाइटी है, मुझे रोना आता है, इसलिए नींद नहीं शायद आती। वो कह रहे, मैंने तुम्हें इसीलिए तो तुम्हारा ये वहम निकाला था, तुम यही कहती हो बार बार तुम्हें मेरी समझ नहीं आ रही थी। मैंने कहा, आपने तो मुझे 7 हज़ार का वो लगा दी, वो क्या कहते चूना लगा दिया मुझे, तो आप मुझे बता देते भी ये। कहते यार, तुमने मेरी बात ही नहीं माननी थी, मैं कब से तुम्हें कह रहा था। हाँ, तुम मुझे बार बार कहती थी मुझे ऐसी टैबलेट लिख के दें जिससे मुझे नींद आए, मुझे फलाना आए। तो वो तुम्हें कैसे लिख के देता कि तुम्हें डिप्रेशन नहीं है,
कुछ कोई एक आध सिम्टम भी तुम्हारे अंदर नहीं है। बहरहाल उस डॉक्टर ने मेरे से ये बात करने के बाद ये कहा, शायद ये मेरी बातें किसी के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती हूँ। उस डॉक्टर ने मुझे थोड़ी सी, मेरे जो डॉक्टर थे उन्होंने मुझे एक बात की, उनको नहीं पता था कि मेरी अम्मी की डेथ हो गई है। काफ़ी लंबा प्रोसीजर मेरा चल रहा है उनके साथ, काफ़ी टाइम से मेरा वही इलाज कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि ना, उन्हें पता था मैं अपने अम्मी के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हूँ, कि अक्सर मैं अम्मी की बात करती थी वहाँ पर ना। वो मुझे अक्सर कहते थे कि मतलब आप जो भी हर बात करते थे, तो मैं कहती थी मैं अपनी अम्मी जैसी हूँ। हर बात पे मैं कहती थी मैं अपनी अम्मी जैसी हूँ। तो वो हमेशा कहते थे आपके अंदर पॉजिटिव चीज़ें हैं, आप बोलती अच्छा हैं, आप माशाल्लाह से आपका बेटा आप जितना लगता है, मतलब अगर अभी आप अपने आप को मेंटेन नहीं कर रही तो आपका ये लेवल, अगर आप मेंटेन करती, जो औरतें आजकल 20-20 बाद आती हैं निकल के तो फिर आप काफ़ी बेहतर हो जाएंगी। उन्होंने मुझे एक टिप दी, मैंने उनको कहा कि मैं ज़िंदगी के कुछ मामलात को फेस नहीं कर सकती। मैंने फिर भी उनको नहीं बताया मेरी अम्मी की डेथ हो गई है, कोई मैंने उनसे बात नहीं ऐसी की, कि उनको पता था मेरी अम्मी बीमार हैं, इस वजह से मैं डिस्टर्ब हूँ। तो उनको ये उनको पता था, और बाकी सराउंडिंग्स का भी सारा पता था। वो हमेशा कहते होते थे वो बाद में बात कराऊंगा। अच्छा, वो बात हुई ना, तो उन्होंने मुझे कहा कि एक छोटी सी टिप है, उन्होंने कहा मैं साइकियाट्रिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन जितना मैं तुम्हारा मतलब डॉक्टर बन चुका हूँ ना, तो मुझे इतनी समझ आती है कि जब मुझे भूख भी नहीं ना लगती थी, तो ब्लैक कॉफ़ी का मैंने आपको बताया, मैंने अब आज किया था 36 kg वज़न मैंने कम किया। मेरा 71 था आज, मैंने वेट किया, कम किया। हाँ, बहुत मेहनत की है। अच्छा, उन्होंने मुझे, उनका था कि तुम वेट को कम करो हर हालत में। उनको भी पता था मैं वर्कआउट नहीं कर सकती, मैं योगा पे ही थी। बहरहाल ये वो मैं आपको सुना चुकी हूँ। उन्होंने मुझे ब्लैक कॉफ़ी की कहा, सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी की बात करते हैं। मैंने तो नाम सुनते ही कह दिया, सर मैं ब्लैक कॉफ़ी नहीं पी सकती, एड्डा काढ़ा मैं कहाँ से पीऊँगी उनके दूध तो कहते डालते ही नहीं है कॉफ़ी में, ये कौन सी कॉफ़ी जिसमें दूध डलता है कहते ये तो पाकिस्तानी जुगाड़ है, हमें जायका लग के खुशबू सूंघते हैं। तो ओरिजिनल कॉफ़ी पीनी है, ब्लैक कॉफ़ी पीनी है, और दिन में 1 दफ़ा 2 दफ़ा पियोगी तो वेल एंड गुड, ना मैदे को कुछ होगा, ना बीपी हाई होगा, मैं गारंटी देता हूँ। टैबलेट तो मैं वैसे ही खाती थी, इसकी मैदे की, बीपी की भी और मैदे की भी। उन्होंने मुझे कहा कि जब तुमसे कोई काम नहीं हो रहा होता ना, मतलब गोली नहीं खाई जा रही है, तुमसे काफ़ी नहीं पी जा रही, या कुछ मामलात नहीं सेट हो रहे, तुम जब भी वो काम, मुश्किल वाला काम कर रही होती हो ना, तो अपने किसी फेवरेट बंदे को फ़ोन मिला दिया करो फेवरेट मीन के जो भी तुम्हारे दिल के करीब रिश्ते हैं, तुम उनके साथ ये बात शेयर कर लो कि भी मैंने ऐसे ही मतलब मेरे डॉक्टर ने कहा है, तो आप उनको कॉल कर लिया करो। अब मैं इस बात पे उधर ही रोने लग गई कि जनाब मेरे पास तो सिर्फ माँ थी, कि जिनके साथ मैं बात करती थी और मुझे पता भी नहीं चलता था, और वो काम हो जाता था। बड़े बड़े काम में सारा दिन के पड़े होते थे, अगले दिन के पड़े होते थे, मेरे से धुल नहीं रहे होते थे। अम्मी के साथ मैं वीडियो कॉल करके सारे बर्तन धो लेती थी अब उन्होंने मुझे कहा कि कॉफ़ी जब पीते हो ना, तो कॉल मिला लिया करें और कॉफ़ी ख़त्म हो जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। तो जनाब मैंने अब वो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था, मैं डॉक्टर को क्या बताती। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, आपको उसे कुछ शक ना रह जाए। ये देखें, ये काढ़ा पीना ना कोई आसान काम नहीं है लेकिन वज़न कम करने के लिए फिर मैंने ये सोचा, इसका जुगाड़ ये लगाया कि जब मेरे लिए कॉफ़ी पीनी मुश्किल होती है ना, तो मैं यूट्यूब पे आ जाती हूँ, मैं आपसे बात करती हूँ। मुझे वाकई ही फील होना शुरू हो गया कि यार ये एक फैमिली है। क्योंकि जब वीडियो मतलब मेरी बात हो गई, जो अच्छे ब्लॉगर्स हैं, मैंने उनसे अप्रोच की, ये सिस्टर आलू जी हैं, डक्की भाई हैं, और नताशा वकास है, ऐसे 2-3 और लोग हैं, इनसे मेरी बात हो गई। जब मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बताया कि देखो व्लॉगिंग जो होती है वो एक फैमिली सेटअप होता है, उसमें इतना मतलब हर एक मिनट बात बताएगी, यहाँ तक लेवल रहता है, तब ये चीज़ मूव होती है। बट मैं ये कहना चाहूँगी
कि देखें, जब ये फैमिली हम वाकई ही फैमिली समझते हैं और यहाँ पे वो चीज़ें शेयर की जाती हैं जो कि बड़ी पर्सनल होती हैं, आपकी बातें होती हैं और लोग यही देखना चाह रहे होते हैं, और जिसको लाइक करने लग जाते हैं फिर उसकी पर्सनल लाइफ को देखने का बड़ा उनका दिल होता है कि हम देखें जी वो उसकी घर कैसा है, वो सोता कैसा, बैठता कैसा। एक्चुअल में ये इशू होता है। तो जनाब, ये मेरी बात मैंने आपको बतानी थी कि ज़िंदगी में जब आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगे, आपको लगे कि अब जीना नहीं जिया जा रहा, तो जो भी जिससे भी आपको ज़िंदगी में प्यार था, जिस पे भी आपको ट्रस्ट था, या तो वो माजी का हिस्सा हो या फ्यूचर हो या प्रेजेंट हो, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि उसका हाथ वापस मांग लें, उसका साथ वापस मांग लें, उससे रिक्वेस्ट करें कि वो दोबारा आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाए। इससे बड़ी और कोई टैबलेट नहीं है कि कोई आपको समझे। सोचिएगा और बताइएगा कि क्या मैं ठीक हूँ, क्या गलत हूँ। मैंने अब एक कूट में पी जानी है काफ़ी। ये इसकी टिप है। लेकिन जिस इंसान से आप, जुबान से सर एंड पे ये कहूँगी कि आप जिस पे आपने ट्रस्ट किया होता है ना, या जिससे आपने बात की होती है, उसके साथ आपने एक टाइम गुजारा होता है, तब ट्रस्ट आपका डेवलप होता है और आपको ये पता होता है कि यार इसके अलावा मुझे कोई नहीं समझ सकता कि ये कब सोती है, कब रोती है, कब बैठती है। ये सबसे बड़ी नेमत होती है। तो मैं ये क्या समझती हूँ, मैं माँ को तो वापस नहीं ला सकती, लेकिन ना बाप को ला सकती हूँ। लेकिन ज़िंदगी में मेरे पास एक यूट्यूब एक चैनल था, मुझे लगा यार ये वाकई एक फैमिली का हिस्सा है, जहाँ पे आके आप अपना जितना भी किथारसिस होता है, आपके पास जो पैशंस हैं, आपके पास जो आपकी खसूसियात हैं या खूबियाँ हैं, खामियाँ हैं, वो निकाल के आप काफ़ी हद तक अपने आप को ये फ़ील करते हो कि यार मैंने काफ़ी हद तक मैंने अपना नॉलेज आगे कन्वे कर दिया। टेक केयर।